Hello everyone, this is your mentor Sara. Welcome back to my channel SK Tutorial Academy. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपका जो पेशेंट है उसका इंजरी के बाद ब्लड रुकता नहीं है, ब्लीडिंग रेट जो है उसका वो बढ़ जाता है। इस डिज़ीज़ को फर्स्ट टाइम जो है वो कैरेक्टराइज किया था बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिक अडोल्फ वॉन विल्ब्रेंड। यानी कि ये डिज़ीज़ उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इस फैक्टर को यानी कि फैक्टर नंबर 8 को भी हम वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर ही कहते हैं। लैब रिज़ल्ट की अगर हम उसकी बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है, तो हमारा जो ब्लीडिंग टाइम और पीटीटी टेस्ट है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो आता है हमारा प्रोलॉन्ग्ड आता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट टाइप वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ को हम स्यूडो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ भी कहते हैं और ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब बहुत ही कम जो है वो इसके पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो 76% ऑफ मैन हैं उनमें वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ जो है वो 10 साल की उम्र में ही पता चल जाता है आपको कि ये जो बॉय है ये इसको वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है। लेकिन जो वुमेन्स हैं, लड़कियों में 50% जो है वो डायग्नोसिस नहीं हो पाती वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ की जब तक वो 12-13 साल की नहीं हो जाती। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। सबसे जो नॉर्मल और कॉमन कॉज है वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ का वो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी कि एबनॉर्मल जीन होता है जो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट रीज़न इसका ये है कि जो प्रोटीन है उसका लेवल कम होता है, इसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो स्टिक नहीं कर पाते और वो आपस में क्लॉट नहीं बना पाते। ब्लड वेसल जो हैं जब इंजर्ड होती हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाती, इसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बन पाता और ब्लीडिंग जो है वो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह कुछ पेशेंट में जो है फैक्टर नंबर 8 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है जिनको वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ होता है। फैक्टर 8 अगर आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ तो आपको फैक्टर्स पहले देखें आप, उसके बाद आप हीमोस्टेसिस की मेरी जो जितनी भी सीरीज़ है वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको फैक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको याद होगा हमने हीमोफीलिया डिसऑर्डर भी किया है और फैक्टर 8 जो है वो हमारा हीमोफीलिया डिसऑर्डर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको याद होगा कि हमने हीमोफीलिया में कहा था कि हीमोफीलिया जो है वो सिर्फ बॉयज़ में होता है, यानी कि फ़ीमेल्स जो है वो अफेक्टेड नहीं होती हैं। हाँ, फीमेल करियर तो होती हैं लेकिन वो उनको हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर है वो नहीं होता है। लेकिन जो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है वो दोनों में होता है, वो मेल्स में भी होता है और वो फीमेल्स में भी होता है। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने हीमोफीलिया में भी एक्वायर्ड हीमोफीलिया और इनहेरिटेंस हीमोफीलिया कहा था और इसी तरह वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ में भी सेम चीज़ होती है। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ किसी को भी ना हो और आपको हो, यानी कि आपके पेशेंट को हो, उसकी फैमिली में किसी को भी ना हो। और ये भी हो सकता है कि वो इनहेरिटेंस से आपके पेशेंट में आई हो, यानी कि उसकी फैमिली में वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ कॉमन हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ की। यहाँ पे हम 3 टाइप्स देखते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप 1 देखें तो टाइप 1 में जो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है उसका लेवल कम होता है और जो फैक्टर नंबर 8 होता है उसका भी हो सकता है कि कम हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कम हो लेकिन हो सकता है। टाइप 1 जो है वो बहुत ही कॉमन होती है, यानी कि ज़्यादातर वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ जिन पेशेंट को होता है उनमें टाइप 1 ही होता है। इनमें क्या होता है, बहुत ही कम सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप कहें कि अगर 4 लोगों को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है तो उनमें से 3 को जो है टाइप 1 वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टाइप 2 वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है।
इसमें जो आपका वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है यानी कि VWF होता है, उसका लेवल तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर डजंट वर्क, यानी कि डिफेक्टिव फैक्टर होता है। और इसमें जो है वो पेशेंट को सिम्टम्स दिखते हैं, इतने सीवियर नहीं होते लेकिन दिखते हैं। टाइप 2 को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 2A, 2B, 2M एंड 2N में। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ टाइप नंबर 3। इसमें क्या होता है, वॉन विल्ब्रेंड जो फैक्टर होता है वो या तो लो होगा या फिर होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, तो उसको हम टाइप 3 कह देते हैं। तो इसमें जो है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, यानी कि सिम्टम्स उसके बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं और ये बहुत कम भी होती है, मतलब कॉमन नहीं होती। जैसे सपोज़ करिए आपके 4 लोगों को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ है, तो उनमें से 4 को हो सकता है कि सिर्फ एक को हो या फिर किसी को ना हो टाइप 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़। इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सर्जरी करवाइएगा किसी ने या फिर कोई भी डेंटल वर्क करवाया है तो ज़ाहिर सी बात है ब्लीडिंग होगी। और आपकी जो है नोज़ जो है वो ब्लीड करना स्टार्ट हो जाती है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं रुकती। इस तरह फीमेल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उनको पीरियड्स के जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। इसी तरह आपका यूरिन में या फिर स्टूल में भी आपको ब्लड देखने को मिल जाता है। इजी ब्रूजिंग और लंपी ब्रूजेस आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करें या फिर मेंस्ट्रुअल साइंस की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ हो सकती है इस लड़की को या फिर इस गर्ल को, तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्लॉट होता है 1 इंच तक का, मतलब आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत गाढ़ा थिक आता है। फिर क्या होता है, आपको जो है बार बार आपको मेंस्ट्रुअल पैड चेंज करना पड़ता है हर 1 घंटे में या आधे घंटे में, तो ये आपके लिए जो है वो डेंजरस है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर हो। इसी तरह अगर आपने सिम्टम्स ऑफ एनीमिया दिखने लगता है उस गर्ल में जिसको बहुत हैवी फ्लो होता है, जैसे कि टाइटनेस होती है, फटीग हो गया, ब्रीथ शॉर्टनेस होती है, आपका हाई हो जाता है हार्ट रेट, इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एनीमिया क्या है तो CBC वाली सीरीज़ में जाकर चेकआउट कर लेगा। एनीमिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपकी बॉडी में। ओके, तो डायग्नोसिस की बात करें तो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ को डायग्नोस करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है इसमें, क्योंकि जो है ब्लीडिंग नॉर्मल है और फीमेल्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहती है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो हर मंथ ही जो है वो नॉर्मली आती है। तो अगर आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो साइन और सिम्टम्स आपसे पूछेगा, उसकी बेसिस पे वो आपको टेस्ट सजेस्ट करेगा, वो आपको जो है वो फिर फैमिली आपका बैकग्राउंड पता करेगा और हो सकता है कि ये जो रिज़ल्ट जो आ रहे हैं वो फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, मतलब ये एक जो है वो कंटिन्यूअस आपको नहीं रहता है ये सब, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस की, मतलब कि क्लिनिकल वे में आप किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ को। सबसे पहले जो है वो हम CBC टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स काउंट चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि आपके पेशेंट में जो है वो ब्लड लॉस तो ज़्यादा तो नहीं हो गया है। फिर हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करवाते हैं, थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाते हैं, देन फिब्रिनोजेन लेवल चेक करवाते हैं। जब इन सब टेस्ट के बाद जो है जब डॉक्टर को कंफर्मेशन हो जाती है कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़, तो उसके बाद हम जो है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर चेक करते हैं, उसका एंटीजन। फिर हम वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की एक्टिविटी चेक करते हैं। इस तरह हम फैक्टर नंबर 8 क्लॉटिंग की एक्टिविटी चेक करते हैं और फिर हम वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की मल्टीपल्स चेक करते हैं। ये चारों जो टेस्ट हैं वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर के, ये हम क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके CBC में प्लेटलेट्स काउंट कम आए होंगे,
फिर जो आपका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड आया होगा। दैट मीन्स के जो ब्लड क्लॉट होने में बहुत टाइम लग रहा है। इसके अलावा फिब्रिनोजेन लेवल हो सकता है आपके उसमें भी जो है वो कमी आई हो। वॉन विल्ब्रेन फैक्टर एंटीजन जो है वो डिटरमाइन करता है आपका वॉन विल्ब्रेन फैक्टर। उसके अलावा फैक्टर की जो एक्टिविटी है वो चेक होती है। इसमें फैक्टर 8 की क्लॉटिंग एक्टिविटी चेक होती है और मल्टीमर्स की एक्टिविटी भी चेक होती है। इस तरह आप लाइव डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। ये टेस्ट अगर आप लोगों को डिटेल में देखने हैं तो मैं इन टेस्ट की भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा CBC का जो कंप्लीट लेक्चर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसका कोई रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं होता, बट फिर भी इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। एक जो है वो हार्मोन है DDAVP, ये एक सिंथेटिक हार्मोन है जो हम पेशेंट को देते हैं बाय इंजेक्शन, यानी कि इंट्रावास्कुलर में दे देते हैं, और या फिर हम इसको नेज़ल स्प्रे से कर देते हैं जिसको हम स्टीमेट भी कहते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है उसमें अगर आपके पेशेंट में VWF यानी कि वॉन विल्ब्रेन फैक्टर जो है वो लो है तो हम जो है वो ट्रानेक्सामिक एसिड जो है वो पेशेंट को देते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, जो ब्लीडिंग को आपके जो है वो प्रिवेंट करता है वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ में। ओके, तो लास्ट जो थेरेपी है वो है रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो हम करते हैं विल्ब्रेन फैक्टर यानी कि फैक्टर नंबर 8 की या फिर विल्ब्रेन फैक्टर की। ओके, तो ये थेरेपी आपको याद होगा, ये हम हीमोफीलिया में भी हमने पढ़ी थी ट्रीटमेंट में हीमोफीलिया के। तो क्या होता है कि अगर पेशेंट में आपके जो है वो कोई भी फैक्टर कम है, जैसे वॉन विल्ब्रेन फैक्टर कम है आपका या फैक्टर नंबर 8 है, तो वो हम बाय इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दे देते हैं। इस तरह वॉन विल्ब्रेन फैक्टर की जो डेफिशिएंसी है पेशेंट में वो कम हो जाती है। अगर डिफेक्ट्स हैं उनके फैक्टर्स में या फिर फैक्टर नंबर 8 में अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर डिफेक्ट है तो वो हम बाय इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। इस तरह उनका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। इस तरह क्लॉटिंग टाइम उनका जो है वो कम हो जाता है और ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह हीमोस्टेसिस का प्रोसेस अकर हो जाता है और उनका जो है वो अगर उनकी सर्जरी है फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुक जाती है। वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।